हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं एक खास हेयर प्रॉब्लम के बारे में, फ्रिजी हेयर। ये एक ऐसी कंप्लेंट है जो कि मॉनसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। कई बार फ्रिजी हेयर का मतलब पेशेंट्स को लगता है कि बाल पहले से हल्के हो गए हैं, बट ज़्यादातर जो एक कॉमन कंसर्न रहता है इन पेशेंट्स में वो है कि यार बाल खड़े खड़े रहते हैं, बाल इधर उधर डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, उनका फॉल अच्छा नहीं आता, वो आपस में लग कर नहीं आते। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें फ्रिजी हेयर क्यों होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सप्लीमेंट्स और क्या क्या न्यूट्रिशन है जो कि हम अपने डाइट में ऐड करके अपने हेयर की स्ट्रेंथ को पहले से अच्छा कर सकते हैं और हेयर ब्रेकेज को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी पार्लर ट्रीटमेंट्स है जो कि फ्रिजी हेयर में आपको करवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस की फ्रिजी हेयर की। जेनेटिक्स एक मेन कॉज है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल हल्के हैं, आपका हेयर फॉलिकल का जो थिकनेस है वो पहले से ही कम है, तो आपको फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि नेचुरली ग्रेविटी अच्छे से काम नहीं कर पाती हेयर पे और हेयर जो है वो उड़े उड़े से लगते हैं। सेकेंड कॉज पे आते हैं डैमेज। हमारे हेयर के बाहरी एरिया को क्यूटिकल बोलते हैं। जो ये क्यूटिकल की एक लेयर होती है, ये डैमेज हो जाती है जब, तो हमारा जो हेयर है वो फ्रिजी हो जाता है। ये क्यूटिकल की लेयर जो है वो कैसे डैमेज हो सकती है? सन एक्सपोजर से, स्ट्रॉन्ग विंड से, हार्श शैम्पू यूज़ करने से, बालों को कंडीशन ऑयल ना करने से। एक और काफ़ी कॉमन कारण जो आजकल क्यूटिकल लेयर को डैमेज करने का है वो है आपकी पार्लर ट्रीटमेंट्स। जो भी पार्लर ट्रीटमेंट जिसमें कि हीटिंग इन्वॉल्व होती है वो आपके क्यूटिकल को डैमेज कर सकती है। नंबर थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। ये सबसे कॉमन कारण है मॉनसून में हेयर ब्रेकेज होने का। बाहर की जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, इसके वजह से जो मॉइस्चर है आपका वो हेयर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि हेयर ड्राई होता है तो उसके कारण हेयर थोड़ा स्वेलअप हो जाता है, क्यूटिकल उसका टूट जाता है, उसमें पोरोसिटी बढ़ जाती है और ये हेयर ब्रेकेज कॉज करती है। नंबर 4, ड्राइनेस। ड्राइनेस, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं और अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, ये सब जो है आपके हेयर को ड्राई कर सकता है और ड्राई हेयर भी डैमेज के ज़्यादा प्रोन होता है। सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। होम रेमेडी में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कोकोनट ऑयल को अप्लाई करना। सिंपल है, आपको इसके लिए कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करना है कोई मास्क बनाने में या कुछ भी। नॉर्मल आपका कोकोनट ऑयल जो है वो स्टडीज़ में देखा गया है कि बेस्ट काम करता है फ्रिजीनेस को कम करने के लिए। कैसे यूज़ करें? कोकोनट ऑयल को आप नहाने से 2 या 3 घंटे पहले लगा लो अपने बालों में। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जनरली जो कंसेप्ट है वो है ऑयल को स्कैल्प में लगाने का, बट स्कैल्प में ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड्स की संख्या काफ़ी होती है, इसलिए अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हो तो बेटर है कि आप हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाओ, उसकी लेंथ पे लगाओ। और ये जो कोकोनट ऑयल है आपकी हेयर स्ट्रैंड पे एक लेयर बना देता है और क्यूटिकल को प्रोटेक्ट करता है। तो 2 to 3 आवर्स पहले आपने कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको अपना हेयर वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको कैसा पानी चुनना है? देखो, हॉट वाटर अगर आप यूज़ करोगे, चाहे आपकी स्किन हो या बॉडी हो, तो वो आपका मॉइस्चर सक आउट कर लेगा, आपके बॉडी से मॉइस्चर को बाहर फेंक देगा। तो हॉट वाटर से दूर रहो, कोल्ड वाटर को यूज़ करो, तो आपका जो हेयर के स्ट्रैंड्स के लिए वो हमेशा बेटर रहेगा। उसके बाद जब आप शैम्पू यूज़ करते हो तो शैम्पू कौन सा यूज़ करना है? शैम्पू में 3 टाइप के होते हैं मेनली, एनायनिक, कैटायनिक और एम्फोटेरिक। तो एनायनिक शैम्पू जो होते हैं वो हमारे टिपिकल शैम्पूज होते हैं जो ज़्यादातर कॉमनली बाज़ार में मिलते हैं, उन्हें एनायनिक शैम्पूज बोला जाता है। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग
डिटर्जेंट्स होते हैं, ये डिटर्जेंट्स जो होते हैं हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल भी निकाल लेते हैं। अगर आपकी कंसर्न फ्रिजी हेयर है तो आप बेस्ट है कि कैटायनिक या फिर एम्फोटेरिक शैम्पू यूज़ करो। ये शैम्पूज जनरली वो वाले होते हैं जो कि ज़्यादा झाग नहीं बनाते हैं। ऑफकोर्स आपको दिक्कत होगी पहचानने में कि इसमें से कैटायनिक शैम्पू कौन सा है जो बाज़ार में अवेलेबल है। आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो और वो शैम्पूज भी आप ले सकते हो। तो माइल्ड शैम्पूइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, वो रहेगा कंडीशनिंग। कंडीशनर कैसे यूज़ करना है, कंडीशनर भी आपको बालों की लेंथ पे लगाना है। स्कैल्प पे हम लगाने के लिए कंडीशनर अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशनर जो है वो स्कैल्प पे आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि डैंड्रफ कॉज कर सकता है। तो कंडीशनर को लेंथ पे लगाओ और फिर उसको वाटर वॉश करो। आजकल एक और बहुत अच्छा रेमेडी आई है जो है हेयर मास्क, जो कि प्री मेड हेयर मास्क रहते हैं। आर्गन ऑयल हेयर मास्क इसमें आता है, आपके कॉमनली जो यूज़ होता है। और भी कई सारे हेयर मास्क हैं, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। 1 to 2 आवर्स आप इन हेयर मास्क को लगा के रख सकते हो और इसके बाद भी आपको सिर्फ वाटर वॉश करना है। आपको इसके बाद कोई भी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हेयर मास्क है वो आपके जो क्यूटिकल है उसके गैप्स को जो है वो सील कर देते हैं। नेक्स्ट आती है हेयर सीरम्स। हेयर सीरम्स बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे हेयर के बाहर हम लगा सकते हैं। और कब इसे लगाते हैं, पोस्ट शैम्पूइंग कंडीशनिंग भी जब आपकी हो गई उसके बाद आप इसको अपने ड्राई हेयर या फिर सेमी वेट हेयर में लगा सकते हो कोम करने से पहले। उसके बाद आप कोम कर सकते हो। तो ये आपके हेयर स्ट्रैंड पे एक लेयर बना लेता है और अगेन उसे प्रोटेक्ट करता है। कुछ जो हेयर सीरम्स हैं उनमें SPF प्रोटेक्शन भी है और सन जो कि एक मेजर कॉज है आपके क्यूटिकल और हेयर शाफ्ट की हेल्थ ख़राब होने का, उससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये वाले हेयर सीरम्स। अगेन कुछ हेयर सीरम्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और उनको ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है हेयर को ड्राई कैसे करना है। आपको एक कॉटन टी शर्ट या माइक्रोफाइबर टाल अवेलेबल है, उससे आप डैब डैब करके हेयर को ड्राई करो। और कोम करने के लिए अगर आपके बाल गीले हैं खासकर, आप एक वाइट टूथ कोम का ही इस्तेमाल करो। इससे भी जो आपका हेयर शाफ्ट है वो कम डैमेज होता है और फ्रिजीनेस कम रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेयर सप्लीमेंट्स के बारे में। क्या कॉमन हेयर सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए टू हैव अ बेटर हेयर? विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन इनटेक आपको डाइट में बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेयर जो है वो प्रोटीन का बना है, अमाइनो एसिड्स का बना है और अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो हेयर बनेगा कैसे? डाइट में आप ऐड कर लिए, अगर नॉन वेजिटेरियन है जो एग, मटन, फिश, चिकन आप ऐड कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो सोया, एडमामे, पल्सेस, मिल्क, पनीर, टोफू, ये सारे सोर्सेज रहते हैं आपके प्रोटीन में, तो ये सब आप ऐड करो। और सप्लीमेंट्स के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनमें ये सारे जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम लिए, कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो और अपने डाइट में उसको एज ए सप्लीमेंट ले सकते हो। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि नेचुरली जब भी आप सैलून जाते हैं तो जो आपके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, आपके जो बार्बर होते हैं, वो आपको अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स जो है पिच करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे कॉमन चीज़ उठाऊंगा, केराटिन ट्रीटमेंट। ये एक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत कॉमनली आजकल लोग करवा रहे हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में जो आपकी हीटिंग होती है और उसके बाद आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड एक जो वो प्रोडक्ट लगाते हैं, उससे क्या है, आपके एमाइनो एसिड्स जो हैं, जो केराटिन है जो कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो टेम्परेरी बालों में जाकर जुड़ जाता है। तो 2 या 3 महीने तक आपके बाल अच्छे रहते हैं। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि लगभग इतने वॉशेस तक आपके बाल अच्छे रहेंगे। उसके बाद वो केराटिन धुल जाता है और जब वो केराटिन धुल जाता है तो वापस से बाल फ्रिजी हो जाते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनके बाल बहुत फ्रिजी हैं और वो शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, अच्छी डाइट और सप्लीमेंटेशन के बाद भी
ये फ्रिजीनेस उसमें मेंटेन्ड है और उसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता, बाहर जाना एम्बैरेसमेंट होती है, उनको मैं केराटिन ट्रीटमेंट रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग पे ही हेयर के रिजल्ट्स को मेंटेन रखना है। आपको कोशिश करना है कि आप बार बार केराटिन ट्रीटमेंट ना कराओ, क्योंकि एक बार केराटिन ट्रीटमेंट कराने से 20% क्यूटिकल डैमेज हो जाता है। तो अगर आप बार बार केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो तो वो एक्चुअली आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होती है और आपको अपने हेयर को केराटिन ट्रीटमेंट के बाद टाइम देना ही है, हेयर केयर करनी है, और तभी आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हो और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मत रखो। केराटिन ट्रीटमेंट के बाद एक और कॉमन है पर्मिंग और केमिकल रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग। ये तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप मान लो आपके हेयर शाफ्ट की, वो टूट जाएगी तो फिर आपका हेयर शाफ्ट जो है बहुत वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी आप मत कराओ। उसके बाद हम हेयर बोटॉक्स पे चलते हैं। हेयर बोटॉक्स बेसिकली एक कंडीशनिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट आजकल कई सारे सलून्स में हेयर बोटॉक्स में भी उन्होंने हीटिंग जोड़ दी है। तो एक बार आप समझिए, जब आप हीटिंग जोड़ देते हैं किसी भी चीज़ में तो आपका जो क्यूटिकल है वो खोल रहे हैं बेसिकली वो हीटिंग से, और इसके कारण आपके रिजल्ट ज़्यादा लंबे रहते हैं लेकिन आपके क्यूटिकल को डैमेज होता है। तो हेयर बोटॉक्स भी अगर आप करवा रहे हो हीटिंग वाला तो फिर उसको रेगुलरली आपको नहीं करवाना चाहिए और आपको हेयर केयर से ही उसके रिजल्ट्स को मेंटेन रखना चाहिए। बट अगर आपके हेयर बोटॉक्स में कोई भी हीटिंग चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें सिर्फ कंडीशनिंग मॉलिक्यूल्स थे, तो फिर आप उसे करवा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि सलून में इतना कुछ अवेलेबल होता है और हर सलून का जो स्टाइल है डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इन ट्रीटमेंट्स में। तो कहीं पे हेयर बोटॉक्स करके केराटिन किया जा रहा है, केराटिन करके हेयर कंडीशनिंग की जा रही है। इस चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी कम है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना कि हीटिंग ट्रीटमेंट से आप अलग रहो और कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स को आप येस बोलो। इसके अलावा कुछ सलून्स सिर्फ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स भी ऑफर करते हैं, उनको भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में क्या करा सकते हो? वेल, फ्रिजी हेयर को कम करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट मीजोथेरेपी कर सकते हैं। मीजोथेरेपी में ग्लूटाथायोन, टॉरिन, सिस्टीन, थायमीन, ऐसे कई टाइप के अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। आपके स्कैल्प में बोटॉक्स कर सकते हैं। बोटॉक्स करने से आपके स्कैल्प के मसल रिलैक्स होते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है उससे। अगर आपके बाल बहुत थिन हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको मिनॉक्सिडिल जैसे सीरम्स डॉक्टर्स आपको देते हैं और इससे भी आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बेटर हो सकती है। रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, ये सारी चीज़ें आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो ये थी काफ़ी सारी नॉलेज फ्रिजी हेयर को डील करने के लिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है या फिर आपके कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बता सकते हो। हमारी क्लिनिक की डिटेल्स भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही कई सारी स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं लाता रहूँगा ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।